है नहीं याद है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा। आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करने में राष्ट्रीय आय का दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। बस अब जो आने की 5-6 क्लासें हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। कोई अगर किसी की क्लास मिस हो जाए, स्किप हो जाए, तो रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है वो है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि राष्ट्रीय आय जो है वो क्या होती है, उसको तो छोड़िए, राष्ट्रीय आय जो है हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी है, गारंटीड है, एग्ज़ाम के अंदर आएगा ही आएगा। अब वो जो है उत्पाद विधि का भी हो सकता है, वो आय विधि का भी हो सकता है, और वो जो न्यूमेरिकल है वो आपका व्यय विधि का भी हो सकता है। वो न्यूमेरिकल आपका किसी भी चीज़ का जो है तीनों में से एक मेथड का न्यूमेरिकल कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ। ये हमारे चैप्टर का नाम है। नई वाली बुक है अगर आपके पास तो 3 होगा, और अगर पुरानी वाली है तो दूसरे में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं आप बोलते हो कौन सा चैप्टर है। राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ, आंकलन की विधियाँ। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है एक एक चीज़, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, अगर बेसिक क्लियर होगा तो कोई भी न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, इसमें छोटी छोटी दिक्कत की वजह से एक प्लस और एक माइनस ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ आप प्लस कर रहे होगे वो माइनस कर रहा होगा, आप माइनस कर रहे होगे वो प्लस कर रहा होगा। तो एक प्लस और एक माइनस पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर को बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्यों प्लस करना है, क्यों माइनस करना है, सारी चीज़ें हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बस इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको जो है कुछ ज़रा बातें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। ये उसका अगला चैप्टर है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। अब उस पीछे वाला जो चैप्टर था वो था राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, और ये उसका अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ, ठीक है। ये जो है 3rd चैप्टर है आपकी बुक के अंदर। अब देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूँ जो आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको याद रखनी है, ठीक है। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं पहले तो ज़रा ये सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो आपको जो सबसे पहली टर्म याद रखनी है वो है ग्रॉस। आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रॉस को हिंदी में ना सकल कहते हैं। सकल, सकल का मतलब होता है ग्रॉस, सकल का मतलब होता है ग्रॉस। दूसरा जो वर्ड है ये है नेट। आपको ये ध्यान रखना है, नेट को क्या कहते हैं, ये वो नहीं है इंटरनेट वाला पारा, ये नेट का मतलब जो है ये है शुद्ध। और आपको ये ध्यान रखना है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निवल। अच्छा, तीसरा जो वर्ड है यहाँ पे ये है आपका डेप्रीसिएशन। क्या वर्ड है, डेप्रीसिएशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके नाम कई सारे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसका नाम है ये है आपका मूल्यह्रास, ठीक है। ये इसका सबसे पहला नाम है। इसके अलावा दूसरा जो इसका नाम है वो है आपका घिसावट, ठीक है जी। तीसरा जो इसका नाम है वो है स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग। और चौथा जो इसका नाम है वो है अचल पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी, अचल पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग, ठीक है। और एक नाम और है इसका, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ अभी। इसको कहते हैं एसेट रिप्लेसमेंट, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये इसका नाम है। इसको बोलेंगे परिसंपत्ति, परिसंपत्ति को पुनः स्थापित करने की लागत। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, हिंदी में इसको बोलेंगे परिसंपत्ति को पुनः स्थापित,
पुनः स्थापित करने की लागत, ठीक है, ये नाम है जी इसके। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 5 नाम हैं, ठीक है, 5। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ मूल्य राशि पढ़ाया था, है ना, कि भाई डेप्रिसिएशन को मूल्य राशि कहते हैं। बट आपको अब ये ध्यान रखना है, अब जो मेरे को न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर लिख कर आएगा वहाँ पे मूल्य ह्रास भी लिखा हो सकता है, वहाँ घिसावट, वहाँ स्थिर पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है ये डेप्रिसिएशन का ही नाम है, चाहे वो स्थिर पूंजी का उपभोग लिख दे, चाहे वो अचल पूंजी का उपभोग लिख दे, चाहे वो घिसावट लिख दे, चाहे वो मूल्यह्रास लिख दे, वो कुछ भी लिख दे, वो डेप्रिसिएशन ही है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसके 2-2, 3-3 नाम है वो जरूर याद रखिएगा, जैसे कि नेट कोस्ट, शुद्ध या निवल भी कहते हैं, और डेप्रिसिएशन के ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगली जो टर्म है ये है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को आपको ध्यान रखना है। फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं कारक लागत, कारक लागत भी इसको कहते हैं, या आप इसको जो है साधन लागत भी कह सकते हो, ये भी एक ही चीज़ होती है। अगला जो है वो है आपका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हिंदी में कहते हैं बाजार कीमत, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इसको शॉर्ट में आपको ये ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में एफसी कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट को एफसी कहते हैं, इसको शॉर्ट में एमपी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एमपी तो आपको पता होना चाहिए मार्केट प्राइस, अगर मैं बोलूँ एफसी तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट। होते क्या है उसको गोली मारिए, सिर्फ आपको इसका नाम पता होना चाहिए हिंदी में क्या होता है और हिंदी में इंग्लिश में क्या होता है। एफसी को साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट ये कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगला जो वर्ड है ये है नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट शॉर्ट में इसको एनपी कहते हैं। तो जब भी मैं एनपी बोलूँ तो आपको ये पता होना चाहिए इसको कहते हैं राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं डीपी, ठीक है। ये डीपी वो नहीं है व्हाट्सएप वाली, ठीक है। ये डीपी जो है ये है घरेलू उत्पाद, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, एक घरेलू उत्पाद या देशीय उत्पाद ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है जी। घरेलू उत्पाद या देशीय उत्पाद ये एक ही चीज़ होती है। एग्जाम अगर ये लिख दिया उसने देशीय उत्पाद, तो देशीय का मतलब डोमेस्टिक ही होता है, घरेलू ही होता है, तो डीपी कहते हैं इसको। तो जब मैं डीपी बोलूँ तो व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली डीपी है। अच्छा, और आपको क्या ध्यान रखना है, ये सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं एनआईटी। पहले मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ। इसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कहते हैं, एनआईटी, ठीक है। एनआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध, और शुद्ध को मैंने बोला क्या कहते हैं, निवल। शुद्ध या निवल ये एक ही चीज़ होती है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या निवल अप्रत्यक्ष कर ये एक ही चीज़ है। शुद्ध या निवल एक ही चीज़ है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ये बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अगला वर्ड है सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी को क्या कहते हैं हिंदी में, सब्सिडी को कहते हैं हिंदी में आर्थिक सहायता, ठीक है। आर्थिक सहायता इसको कहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, इसको जो है अनुदान भी कहते हैं, ठीक है, इसको अनुदान भी कहते हैं। और इसका जो है बेटा एक और नाम है, ठीक है, वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं अभी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हाँ, ये लड़का इंटेलिजेंट है, सहायकी,
ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में लिख कर आता है, ये एग्ज़ाम में आर्थिक सहायता या अनुदान नहीं लिख कर आता, सहायिकी लिख कर आता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो एक कौन सी सहायिकी आ गई, किसकी सही ली है ये, तो ये क्या है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्थिक सहायता, अनुदान, सहायिकी, ये सब सब्सिडी के ही नाम हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद है क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आपको ध्यान रखना है, इसको जो है निवेश, इसको जो है निवेश या इसको जो है पूंजी निर्माण, निवेश या पूंजी निर्माण, ये एक ही चीज़ होती है, निवेश या पूंजी निर्माण एक ही चीज़ है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, स्टॉक को जो है आपको ये ध्यान रखना है, माल सूची या आप इसको जो है इन्वेंट्री में यहाँ लिख देता हूँ, स्टॉक या इन्वेंट्री यहाँ लिख देते हैं, हम इन्वेंट्री लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे हम जो है यहाँ लिखिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है इसको माल सूची या स्टॉक, ये कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। आपको सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले ये 11 वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको हिंदी में भी और ये आपको इंग्लिश में भी, ये आपको भाई गोल कर पी जाने हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये वर्ड आपको लर्न नहीं होंगे, इसके बिना आप एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि भाई ग्रॉस को कहते हैं सकल, सबसे पहली बात तो ये बात लर्न कर लीजिए। नेट को कहते हैं शुद्ध या निवल। डेप्रिसिएशन के 5 नाम है, ठीक है। मूल्यह्रास, गिसावट, स्थिर पूंजी, अचल पूंजी, ये सब एक ही चीज़ होती है। फैक्टर कॉस्ट को कारक लागत या साधन लागत भी कहते हैं। मार्केट प्राइस को बाजार कीमत कहते हैं। नेशनल को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। घरेलू को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को घरेलू और देशीय ये भी कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शुद्ध या निवल अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। सब्सिडी के 3 नाम है, सब्सिडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है, सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नाम बदल के आते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना है, इन्वेंट्री ध्यान रखना है जी। हाँ, निवेश और पूंजी निर्माण, निवेश पूंजी निर्माण एक ही चीज़ है, आपने पढ़ा तो था। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। डेप्रिसिएशन के भाई, डेप्रिसिएशन को जैसे हिंदी में है, जैसे हिंदी में 5 है तो इंग्लिश में भी 5 है, ये बस इसको तो डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। इसको जो है इन दोनों को, डेप्रिसिएशन को इन दोनों को इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट ये कहते हैं इसको। तो दो नाम है, 3 नाम है सॉरी इसके। इन दोनों को तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन, इन दोनों को तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन, इन दोनों को बोलेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, और ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इंग्लिश में 3 नाम है डेप्रिसिएशन के। हाँ जी, सही कह रहे हो जी, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। एक रह गया, ये है लास्ट वर्ड है NFIA, ठीक है। इसका जो नाम है NFIA का, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे शुद्ध। अब आपको ये ध्यान रखना है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, शुद्ध या निवल एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ NFIA की फुल फॉर्म क्या थी, NFIA की जो फुल फॉर्म होती है इसको कहते हैं NFIA की फुल फॉर्म विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये इसका जो है, ये इसका पूरा नाम है। अब चाहे मैं ये लिख दूँ चाहे मैं ये लिख दूँ, एक ही चीज़ है। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि शुद्ध या निवल एक ही चीज़ होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है भाई 4 हैं, 4 क्या हो गए, एक है डेप्रिसिएशन, एक है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, एक है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बाकी आप बता दो भाई चौथा कौन सा है, 3, मेरे को तो 3 ही पता है, ये एक ही चीज़ है। आपकी बुक में कोई और लिखा है तो बताइए, 3 ही होते हैं वैसे तो। आपको ये सब होते क्या हैं,
इल्मा मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, ये सब होते क्या हैं आपको इस लफड़े में नहीं पढ़ना, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये होते क्या हैं, हमें इसके अंदर नहीं घुसना कि ये होते क्या है। मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, जितने का भी आए, उसके लिए मेरे को ये नहीं पता होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, एनपी क्या होता है, डीपी क्या होता है, मेरे को नहीं करना इसका कुछ यूज़ नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। आपको बस ये सारे वर्ड हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको लर्न कर लेने हैं। अच्छा, कर लिए जी, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, 12 वर्ड हिंदी और इंग्लिश में आप घोल कर पी जाइए। अब क्या करना है, चलो ये 12 वर्ड तो हमने घोल कर पी लिए, उसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो इस चैप्टर की बेसिक हैं, जिसके बिना गुजारा नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं, क्या कह रहे हो? NFI मतलब नेट फैक्टर कॉस्ट टू अब्रॉड, विदेशों को नहीं, वो तो फॉर्मूला है ना इसका, वो तो फॉर्मूला है इसका। मैंने यहाँ NFIA का वो थोड़ी ना लिखा है मैंने तो सिर्फ NFIA का पूरा नाम लिखा है। अब मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं ये 12 वर्ड पहले आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या है ये आपको लर्न कर लेने हैं बहुत ही अच्छे से। अब मैं आपको 10 फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। जितना भी जो 2 चैप्टर का जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, जो उसका निचोड़ है, वैसे मैं आपको लास्ट इसमें भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए दोबारा से कि जो इसका निचोड़ है क्या। सबसे पहला जो फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है वो होता है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप। डेप का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में डेप कहते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप, ये आपको गोल कर पी जाना है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नेट इज इक्वल टू, अगर भाई ग्रॉस का फॉर्मूला अगर नेट प्लस डेप होता है, तो अगर मुझे नेट निकालना है तो ये प्लस में है, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस माइनस डेप, ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, तीसरा फॉर्मूला, अच्छा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहीं से ही भाई ग्रॉस का फॉर्मूला अगर नेट प्लस डेप होता है, तो मैंने बोला अगर मुझे नेट निकालना हो तो ये डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जो लेफ्ट साइड होती है ना, लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड है, ये वाली, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में वो चीज़ लिखते हैं जो हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, जो हमें फाइंड करनी होती है। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप, इट मीन्स मेरे को जो भी चीज़ मैं निकाल रहा हूँ वो मेरे को ग्रॉस पे चाहिए। और ये इक्वल टू के इधर क्या लिखा है, इक्वल टू के इधर लिखा है नेट। इस राइट साइड क्या लिखते हैं, राइट साइड वो लिखते हैं जो भी आपके पास गिवन होता है, या जिसकी हेल्प से, जिसकी कन्वर्जन से मैं जो है उस चीज़ को फाइंड आउट करूँगा। ये बात तो बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है। लेफ्ट साइड वो लिखेंगे जो मुझे फाइंड करना है, और राइट साइड वो लिखेंगे जो मुझे गिवन है, या मेरे को पहले मैं वो चीज़ निकालूंगा, उसकी हेल्प से मैं वो चीज़ निकालूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैं यहीं से डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ, भाई अगर ग्रॉस का फॉर्मूला नेट प्लस डेप होता है, तो अगर मुझे अब डेप निकालना है तो भाई मैं नेट को इधर ले आता हूँ, सिंपल सी बात है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा ग्रॉस माइनस नेट, ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला। भाई मेरे को अगर डेप चाहिए तो ये नेट इधर आ गया, मतलब पहले वाला मेन है, जो ये दूसरा और तीसरा है ये पहले वाले से ही तो ड्राइव हुआ है। भाई ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप है, तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप, और डेप इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। पहले वाले से ही तो ड्राइव हो गए, दूसरे और तीसरे दोनों पहले वाला मेन है, वो ध्यान रखना है। अच्छा जी, और देखते हैं आगे। अगला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो आपको ध्यान रखना है, ये होता है एनपी इज इक्वल टू, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस NFIA, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस NFIA, या ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न कर लेना है। तो अगर मुझे यहाँ से डीपी निकालना,
अगर मुझे डीपी निकालना हो तो फिर सिंपल सी NFIA प्लस का है तो ये मैं इधर आके माइनस कर देता हूँ, तो डीपी इज इक्वल टू NP माइनस NFIA, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऐसे तो भाई अगर मुझे NFIA निकालना हो भाई, जैसे वहाँ से 3 फॉर्मूले ड्राइव हुए, ऐसे तो यहाँ से भी तो फिर ड्राइव होगा। अगर मुझे NFIA निकालना हो ये, तो मेरा फॉर्मूला तो ये बन जाएगा NP माइनस DP, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। 3 यहाँ से बन गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 वहाँ से बन गए, 3 यहाँ से बन गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है वो है MP का जो फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान रखना है, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। एंड व्हाट इज NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने ऊपर बताया था। और ये होता क्या है अभी हम आगे बात करते हैं। MP का होता है FC प्लस NIT। तो अगर मुझे FC निकालना है तो ये प्लस का ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका MP माइनस NIT, ये हो जाएगा आपका। आपको बेटा ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड का मतलब वो मुझे चाहिए, वो मैं फाइंड कर रहा हूँ किसकी मदद से, जो ये इक्वल टू के इधर है, इसका ये मतलब होता है। अच्छा तो अगर मुझे, और ये NIT क्या है? ये NIT क्या है? ये NIT जो है ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये निकलेगा आपका इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, फिर है जी, कौन कहाँ से आ गए? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, जो टैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बेसिकली GST वगैरह आते हैं। ठीक है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, उनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये निकलेगा कैसे? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा है और जितनी भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, टैक्स में से सब्सिडी को जब हम माइनस करेंगे तो NIT निकलता है। अच्छा जी, उसके बाद NFIA का एक तो ये निकल ही गया, यहाँ पे NP माइनस DP, ये NFIA का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ NFIA का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, NFIA का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय, इसको ये कहते हैं। ये होते क्या है, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए ये होते क्या है, इनका कोई भी मेरे को यूज़ नहीं है, सीधे आपको लिख के मिलेंगे। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा होगा, वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। तो NFI, हाँ जी, ये 6th नंबर NFIA ये वाला और ये दोनों सेम तो है। हाँ पर कैसे यूज? सेम। अभी यूज़ कैसे करना है ये अभी हम बात करते हैं। ठीक है, और इसके जो हैं इसको आप चाहे तो ऐसे लिखिए, इसके जो है ना 2 वो होते हैं। ठीक है, इसके 2 रूप हैं, क्योंकि NP और DP हम 2 पे निकाल सकते हैं। तो आप इसको ये लिखिए इससे अच्छा, NNP एट MP माइनस NDP एट MP, और इसको लिखेंगे NNP एट FC माइनस NDP एट FC। ये जो फॉर्मूला है NP माइनस DP, ये बेसिकली ये फॉर्मूला है। ठीक है, NFIA का बेसिक, क्योंकि NP और DP हम मार्केट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं और फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये वाले दोनों, ये A लिख दीजिए इसको और इसको B लिख दीजिए। ये दोनों फॉर्मूले केवल एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, वो एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन की अलग थीम है, ये फॉर्मूला केवल वहीं यूज़ होगा और कहीं पे भी यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है वो जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये तो बहुत बात की बात है, इसको तो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये हो गया NFIA का। ठीक है, ग्रॉस का हो गया, नेट का हो गया, NP, DP एंड NFIA, MP, FC, ये सब फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं 10।
ये 10 फॉर्मूले सबसे पहले आपको लर्न करने हैं, जो कि इस चैप्टर की बेसिक कमांड है। इन्हीं की मदद से आगे कन्वर्जन होगी, इन्हीं की मदद से सब कुछ होगा। अगर ये आता है तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। 2 चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियों को समझने के पहले। ये 12 वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में लर्न कर लेने हैं, और ये 10 सूत्र आपको गोल कर पी जाने हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से कन्वर्जन होगी। ये दोनों पिलर हैं राष्ट्रीय आय को समझने के लिए। ग्रॉस का देखो, इसी से एक याद कर लोगे, अगले दोनों खुद ही ब खुद ड्राइव हो जाएंगे। ये वाला मेन है, इसका ये वाला मेन है, इसका ये वाला मेन है, ठीक है। तो एक 3 याद करने हैं बेसिकली, बाकी के जो 2 हैं वो तो उसी से ही ड्राइव हो रहे हैं, और तो किसी से ड्राइव नहीं हो रहे। और तो कोई सा नहीं रह गया ना। ग्रॉस का हो गया, नेट का हो गया, एनपी, डीपी, एफसी, एमपी, ठीक है, और कोई सा फॉर्मूला नहीं रह गया है। अब देखिए, जितना ये इतना काफ़ी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी, ये तो फॉर्मूला तो हो गया, ये तो अलग चीज़ है, ये नोट में मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब भी वो आपको बोले राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है जब भी वो राष्ट्रीय आय बोले। और जब भी वो बोले आपको घरेलू आय निकालना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वो आपको नहीं बताएगा कि राष्ट्रीय आय को एनएनपी एट एफसी कहते हैं या घरेलू आय को एनडीपी एट एफसी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, इट मीन्स आपको एनएनपी एट एफसी फाइंड करना है। अगर लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों से घरेलू आय ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है एनएनपी एट एफसी जो है, एनडीपी एट एफसी आपको फाइंड आउट करना है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये होती क्या है, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, इसके बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, ये होते क्या है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इतनी बकवास आपको सबसे पहली बात तो समझ में आ जानी चाहिए। चले, हाँ जी सर की स्टूडेंट बोलिए। ये थर्ड चैप्टर सारे न्यूमेरिकल बेस है। हाँ जी, इसके अंदर तो हम न्यूमेरिकली करेंगे कि आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, ये सब क्या होते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, क्या होता है। थ्योरेटिकल भी है इसके अंदर और न्यूमेरिकल भी है, दोनों ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो इस चैप्टर को समझने के लिए ये बिल्कुल बेसिक है, पिलर है। मैं पहली बार 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 यही बोले जा रहा हूँ, ये 12 वर्ड, क्योंकि आगे मेरे को पता है ये दिक्कत आएंगी। वो बोलेगा देशीय उत्पाद, आप कंफ्यूज हो जाओगे, देशीय उत्पाद क्या होता है। वो लिख देगा सहायकी, वो लिख देगा अचल पूंजी का उपभोग, और क्या होगा, ये क्या होता है अचल पूंजी का उपभोग। तो जो दिक्कतें मेरे को पता है वो आनी है, तो वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब आपको पता होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और ये फॉर्मूले। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। इस टॉपिक का क्या नाम है, ये हम समझने जा रहे हैं। ये है, टॉपिक का नाम है चालबाजियाँ। क्या नाम है टॉपिक का नाम? चालबाजियाँ, ठीक है। अब हम समझेंगे चालबाजियाँ। किसकी चालबाजियाँ? क्वेश्चन की चालबाजियाँ। यहाँ पे है जी, सर हेडिंग ये डालनी है? नहीं हेडिंग ये नहीं डालनी है, मैं मज़े दिलवा रहा हूँ तुम्हें, कहीं हेडिंग डालते सही में तुम। सुनो, चालबाजियों का मतलब क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे ये जो मैंने 10 फॉर्मूले बताए हैं, इन 10 फार्मूलों के अंदर जो 2 फार्मूले हैं ना, वो बहुत ही टेढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो ये, ठीक है, ये, और दूसरा कौन है? दूसरा ये दोनों जो हैं ये बहुत चालबाज हैं, ठीक है। और ऊपर के जो 2 8 हैं वो बहुत शरीफ हैं, और ये भी चालबाज है तीसरा, ठीक है, NFI। बाकी सब शरीफ हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ही ज़्यादा चालबाज हैं। अब क्यों हैं ये ज़रा हम समझेंगे। तो टॉपिक का नाम है
प्लेट्रिक्स, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा और आपका आंसर मैच नहीं करेगा। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी, तीन मैंने बताए हैं आपको जो बहुत ही ज़्यादा चालबाज है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चालबाज है वो है एनआईटी। एनआईटी का जो नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका नाम है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, सॉरी। सबसे पहली बात तो आर्थिक सहायता के जो नाम होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आर्थिक सहायता, अनुदान और सहायिकी, ये भाई इसी के ही नाम है, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात तो इसकी अप्रत्यक्ष कर की। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो कर होता है ना, कर, टैक्स, ये क्या होता है। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो है एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होती है टैक्स, उसको जो है कर कहते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है सरकारी बजट वाले चैप्टर के अंदर कि ये जो है ना टर्म 1 के अंदर ये 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर कौन सा पढ़ा था हमने टर्म 1 के अंदर? जिसका भार दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता, जिसका भार जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, इसका भार उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिस पर वो कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जिसका भार, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या बताए थे? जैसे कि आयकर जिसको हम संपत्ति कर कहते हैं, सॉरी बेटा, आयकर जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वेल्थ टैक्स जिसको हम संपत्ति कर कहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था जीएसटी, ठीक है, वस्तु या सेवा कर। अब पहली चालबाजी समझिए उसकी। एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा टैक्स लेना है आपको? टैक्स तो 2 तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो मुझे कौन से टैक्स की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है अप्रत्यक्ष की। और वो आपको क्या करेगा? वो आपको जानबूझकर क्वेश्चन के अंदर प्रत्यक्ष कर को देगा। और कौन सा देगा? ये वो लिख देगा आयकर इतना है, ताकि आपको एनआईटी के अंदर कर चाहिए तो कर में से सब्सिडी आपको माइनस करनी है, तो वो जानबूझ के आपको ये दे देगा आयकर, ताकि आप जैसे ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन के अंदर, बोलेगा जी आयकर कितना है? आयकर है 500 और आर्थिक सहायता जो है ये आपकी कितनी है? ये आपकी है जी 200, ठीक है। अब बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है? ये जी एनआईटी निकालना है, ये रहा टैक्स, वो 500 माइनस 200 इक्वल टू 300 आ गया एनआईटी, वो ये कर देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भाई ये जो आयकर है, ये जो इनकम टैक्स है, ये तो अप्रत्यक्ष कर होता ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहली बात तो आपको वो जानबूझकर ये कंपोनेंट देगा ताकि आप इसका यूज़ करो, इनकम टैक्स को एज अ टैक्स ट्रीट करो, टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अप्रत्यक्ष कर का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे किसका रोल है? अप्रत्यक्ष कर का। प्रत्यक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है। आयकर, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब कुछ यूज़ नहीं होते यहाँ पे। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के उसने दे रखा है। ये मुझे नहीं लेना, मुझे कौन सा लेना है? ये मुझे नहीं लेना, इसका कोई रोल नहीं है। जितने भी डायरेक्ट टैक्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा केवल आयकर ही होगा, चाहे वो आयकर हो, चाहे वो संपत्ति कर हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी डायरेक्ट टैक्स हो, नो ट्रीटमेंट इन एनआईटी। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अच्छा,
अब अप्रत्यक्ष कर के अंदर क्या है, अप्रत्यक्ष कर के अंदर मुझे चाहिए जीएसटी। जीएसटी आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, मेरा नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो लिख दे उत्पादन शुल्क, ठीक है, या वो लिख दे उत्पादन कर, उत्पादन शुल्क लिख दे या उत्पादन कर लिख दे, ये एक ही चीज़ है। हाँ वही तो लिख रहा हूँ केशव। जैसे जीएसटी का मतलब क्या होता है, वस्तु व सेवा कर। अगर सीधा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये इसका हिंदी में नाम क्या है, वस्तु व सेवा कर, ये इसका नाम है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं दे रखा तो वो क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उत्पादन शुल्क या बिक्री कर। शुल्क आपको ये ध्यान रखना है, शुल्क या कर, वो कुछ भी वर्ड यूज़ करे वो टैक्स ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, बिक्री कर, ये भी लिख सकता है वो। आयात कर, ये भी लिख सकता है वो। आयात कर, आयात शुल्क, बिक्री कर, बिक्री शुल्क, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। या निर्यात पे तो वैसे नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, निर्यात कर, निर्यात शुल्क, ठीक है। ये कुछ भी आपको मिल जाए, ये कुछ भी, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर हैं। क्या हैं ये अप्रत्यक्ष कर हैं, ये सारे के सारे। तो अगर मेरे को ये नहीं मिला, हाँ जी, सीमा शुल्क, टोल टैक्स, ये सब अप्रत्यक्ष कर है ना। सीमा शुल्क नहीं दे रखा होगा, न्यूमेरिकल जो दे रखे, न्यूमेरिकल के अंदर जो देता है, उत्पादन शुल्क देगा, बिक्री कर देगा, आयात कर देगा, निर्यात कर देगा, या और कुछ, और इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। मैं चलो लिख देता हूँ जो तुमने बोला, सीमा शुल्क में लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है। सीमा शुल्क तो यार टोल टैक्स होता है, वो यहाँ पे वो नहीं आएगा, नहीं ये नहीं सीमा शुल्क नहीं, ठीक है। ये तो हो जाएगा, टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स की बात नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी। देखिए ये 4 वर्ड देगा आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर जीएसटी आपको सीधा नहीं मिल रहा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर वस्तु या सेवा कर नहीं मिला, तो आपको ये चारों वर्ड चारों में से जोन से टैक्स दे रखे हों, अगर चारों दे रखे हैं चारों को जोड़ देंगे। मान लो भाई ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 10, सबको जोड़ दूंगा, कितना बैठेगा मेरा इनडायरेक्ट टैक्स, 50, 60, 70 एंड 110, ये आ जाएगा मेरा, और फिर सब्सिडी माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर कौन सा लेना है, कर लेना है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं लेना। वो जानबूझकर आपको आयकर देगा ताकि आप उसको यूज़ करो, लेकिन मेरे को अप्रत्यक्ष लेना है, ये आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है। और अप्रत्यक्ष कर का जीएसटी एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और जीएसटी अगर ना दे रखा हो तो ये चारों दे रखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा चारों ही दे रखे होंगे, एक दे रखा है लिख देंगे, 2 दे रखे हैं दोनों को जोड़ देंगे, 3 दे रखा है तीनों को जोड़ देंगे, 4 दे रखा है चारों को जोड़ देंगे और अपना आंसर को निकाल लेंगे। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके की सर्कमटेंसेस क्रिएट होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की। एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहली सर्कमटेंसेस है, आपको दे रखा है उसने अप्रत्यक्ष कर 500, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर 500 और आर्थिक सहायता कितना दे रखा है 200। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारा ध्यान इधर ही होना चाहिए। एनआईटी में कैसे निकालूंगा, कैसे निकलता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, तो मैं क्या करूँगा 500 माइनस 200, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 300। जहाँ पे भी एनआईटी की ज़रूरत है, प्लस करना है माइनस करना है, वहाँ पे मैं 300 रख दूंगा। ये क्या है, जब दोनों गिवन है, ठीक है। और वर्ड क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, यहाँ लिखा है अप्रत्यक्ष कर और यहाँ लिखा है आर्थिक सहायता, जब दोनों गिवन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा हो, अगर मुझे केवल अप्रत्यक्ष कर ही दे रखा हो, केवल 500, सब्सिडी दे ही ना रखी हो पूरे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बेटा पहले चेक कर लीजिएगा कि सब्सिडी है या नहीं है, पूरा अच्छी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक क्वेश्चन को
जांच पड़ताल कर लेंगे, पूरी चेकिंग कर लेंगे कि सब्सिडी का जितने भी दूसरे तीसरे जितने भी नाम हैं, कहीं बिना देखे ही आर्थिक सहायता नहीं दिख रही, पता चला हमने सहायकी लिख रखा था। पहले पूरी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जांच कर लेंगे, आर्थिक सहायता, अनुदान, सहायकी, कहीं कुछ ऐसा वर्ड लिखा है या नहीं, पूरा क्वेश्चन आपने चेक कर लिया, नहीं लिखा हुआ। अब क्या करें भाई, एनआईटी तो ऐसे निकलता है ना, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अब नहीं दे रखा तो क्या करें, मेरी गलती थोड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर गिवन नहीं है पूरा क्वेश्चन चेक करने के बाद, तो मैं क्या करूँगा, 500 माइनस 0 इज इक्वल टू 500। नहीं दे रखा तो 0 पुट करूँगा, लेकिन कंडीशन ये बेटा पहले चेक कर लेना अच्छे से। तो मेरा 500 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, 500। अच्छा जी, यहाँ पे क्या था, जब केवल अप्रत्यक्ष कर गिवन है, सब्सिडी गिवन नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पता चला सब्सिडी गिवन हो और वो गिवन ना हो, टैक्स ही गिवन ना हो। आर्थिक सहायता दे रखा है, आर्थिक सहायता दे रखा है मान लो 200, और आर्थिक सहायता दे रखा है मान लो 200, और मुझे एनआईटी चाहिए। मैं एक ये डिजिट अपनी तरफ से ले रहा हूँ, कहीं सोचो 200 दे रखा होगा, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, कुछ भी दे रखा हो सकता है। अब की बार टैक्स नहीं दे रखा, अब मैं क्या करूँ, टैक्स ही नहीं दे रखा अब तो, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कंडीशन एक ही है बेटा, पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेना। ये तो देखो, ये तो कितने सारे हैं, पहले देखना जीएसटी कहीं लिखा हुआ है, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, आयात कर, निर्यात कर, या शुल्क नाम लिख दिया उसने कंफ्यूज करने के लिए, शुल्क या कर, ये सब एक ही चीज़ें हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेंगे कि पूरे क्वेश्चन में कहीं टैक्स ही नहीं दे रखा इनडायरेक्ट, ये सारे इसके नाम है, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, आपको नहीं मिला, नहीं दे रखा टैक्स। होते हैं क्वेश्चन वो, ये सारी चालबाजियां चलेगा, इसलिए टॉपिक का नाम यही है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, तो नहीं दे रखा तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं नहीं दे रखा तो 0 पुट कर दूंगा। 0 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस का 200। तो जहाँ पे भी मेरे को एनआईटी की ज़रूरत है, जहाँ पर भी मेरे को एनआईटी की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, माइनस का 200, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है यहाँ पे चलो ठीक है। अच्छा, अब हम बात, ये तीनों केस आपने समझ लिए, यहाँ पे दोनों गिवन थे, यहाँ पे केवल इनडायरेक्ट टैक्स गिवन था, यहाँ केवल सब्सिडी गिवन थी। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपके साथ चालबाजी चलता है। क्या, वो आपको कंपोनेंट क्या देगा, ये देखिए, वो आपको कंपोनेंट में लिखेगा, वो आपको कंपोनेंट में लिखेगा क्या कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या लिखेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आपको ही पता होना चाहिए, शुद्ध को ही निवल कहते हैं, ठीक है, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। उसने लिखा 500, ठीक है, और आर्थिक सहायता भी वो आपको देगा जानबूझ के, आर्थिक सहायता ये कितनी है, ये लिखा हुआ है 200, ठीक है। और मुझे एनआईटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनआईटी। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, ये रिपीटेड ऐसा ही प्रॉब्लम है, वो आपको फंसा देगा। अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनआईटी, ठीक है। और एनआईटी का पूरा नाम क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, एनआईटी का पूरा जो नाम होता है, इसका नाम है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या निवल अप्रत्यक्ष कर, ये इसका नाम है। तो यार मेरे को क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को माइनस करना है। मैंने यहाँ देखा, ये तो ये रहा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 500, लेकिन इनने तो यहाँ सब्सिडी भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 200। तो अब मैं क्या करूँ, अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एनआईटी, भाई आपने तो बोला सर जी, आपने तो ये सिखाया है 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300, आपने तो ये सिखाया था कि टैक्स में से सब्सिडी माइनस करनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करना, ये गलत है यहाँ। भाई मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो भाई दे तो रखा है सीधा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, उसने जानबूझ, यहाँ पे क्या लिखा है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इट मीन्स इसमें से सब्सिडी डिडक्ट हुई भी है, तो फिर क्यों आप इसमें से माइनस कर रहे हो। उसने तो जानबूझ के आपको वहाँ कंपोनेंट में सब्सिडी लिखा हुआ है ताकि आप उसमें से माइनस कर दो। ऐसे केस के अंदर जो एनआईटी है वो क्या है,
वो 500 ही तो है भाई। एनआईटी का नाम क्या है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या निवल अप्रत्यक्ष कर, यही तो नाम है। ये क्या है? ये एनआईटी तो है। ये क्या कितना दे रखा है? 500 सीधा दे तो रखा है आपको 500। और ये जो सब्सिडी है, जब भी एक बात को गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई भी चीज़ शुद्ध पर होती है, निवल पर होती है, इट मीन्स वो चीज़ उसमें से डिडक्ट हुई भी है, मेरे को दोबारा से डिडक्ट नहीं करनी है। तो अगर मेरे को ये एनआईटी भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो मुझे माइनस नहीं करनी सब्सिडी। सब्सिडी ऑलरेडी उसमें से माइनस हुई हुई है। ये गलत हो जाएगा अगर मैं 300 कर दूंगा। तो 300 नहीं लेना है, यहाँ पे 500 लेना है। ये तो कंपोनेंट उसने ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जो है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, इस वजह से। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि तो फिर तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ऐसा दे दे वो अप्रत्यक्ष कर 500, ठीक है, और ऐसा लिख दे शुद्ध आर्थिक सहायता। ऐसा भी खुरापाती दिमाग चलता है दिमाग के अंदर। क्या भाई, उसके साथ जब शुद्ध वर्ड जुड़ सकता है तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा फिर तो। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है, ये आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं नो केस, ठीक है, या नॉट रिलेटेड, आउट ऑफ सिलेबस। यहाँ हम आउट ऑफ सिलेबस लिख देते हैं, इससे बढ़िया, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो 5 केस मैंने आपको बताए हैं, किसके? एनआईटी के। तो एनआईटी बहुत ही चालबाज है, ठीक है। पहली बात तो वो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। पहली बात तो सब्सिडी के नाम याद रखने हैं। टैक्स कौन सा लेना है? इनडायरेक्ट। वो जानबूझ के आपको ये वाला देगा, लेकिन आपको नहीं लेना, चाहे कितने भी दे दे, डायरेक्ट नहीं लेने, 2 दे 3 दे, नहीं लेना आपको, ठीक है। और ये जो अप्रत्यक्ष कर है, अगर जीएसटी नहीं मिल रहा तो ये वाले दे रखे होंगे आपको, सारे दे रखे हैं, सारे जोड़ देंगे। 2 दे रखे हैं, 2 जोड़ देंगे। 3 दे रखे हैं, 3 जोड़ देंगे। 1 दे रखा है, 1 जोड़ देंगे। शुल्क लिखाओ, कर लिखाओ, एक ही चीज़ है, वही है वो इनडायरेक्ट टैक्स, उसी का ही यूज़ करना है। जितने दे रखेंगे उतने जोड़ देंगे। पहले वाले में दोनों गिवन थे, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाएगा। दूसरे वाले में केवल एक ही गिवन था, लेकिन कंडीशन ये है, पहले पूरा चेक कर लेंगे। पूरा चेक करने के बाद ही जीरो रखते हैं। अगर बिना चेक करे जीरो रख दिया, पता चला सब्सिडी गिवन थी वहाँ और आपने देखा नहीं, जल्दीबाजी में साई का लिखा हुआ था या कुछ और नाम लिखा हुआ था, आपने जीरो रख दिया तो गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या, तीसरे में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो मैंने जीरो रख दिया। अगर कोई चीज़ मुझे ज़रूरत है और क्वेश्चन में गिवन नहीं है, होता है ऐसा कि मुझे चाहिए और नहीं है, तो मैं जीरो पुट कर सकता हूँ, लेकिन गिवन नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो ठीक है, जीरो रख देंगे। और चौथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनने आपको डायरेक्ट ही एनआईटी दे दिया और आर्थिक सहायता भी दे दिया। तो अब हमने तो ये सीखा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 500 माइनस 200, इसको माइनस कर देंगे। तो जब 500 में से 200 को माइनस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। उनने तो शुद्ध दे तो रखा है सीधा, तो शुद्ध में से जब शुद्ध को दे रखा है तो हम उसमें से सब्सिडी माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 500 को ही पुटअप करेंगे। वही तो एनआईटी है। एनआईटी का हिंदी में नाम क्या है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। वो दे तो रखा उसने 500। आर्थिक सहायता, हाँ जी बोलो किरण। 200 कुछ नहीं, वो तो 200 तो ऐसे ही दे रखा है ताकि बच्चा जानबूझ के उसको माइनस करे। उसका कोई यूज़ नहीं होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कोई यूज़ नहीं है। वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, गुमराह करने के लिए दे रखा है। और अगर ये खुरापाती दिमाग में चल रहा था तो ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसा कोई केस नहीं होता। ये हो गया सबसे पहली बात। तो है जी, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मौसी का फ़ोन आ गया था, ठीक है जी। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, तो ये 5 केस आपको सबसे पहली बात तो एनआईटी के अंदर ध्यान रखने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। शिवम सैनी, शिवम गोस्वामी, आवाज़ आ रही है? शिवम सैनी कहाँ गया? शिवम गोस्वामी, आवाज़ आ रही है आपको? समझ आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है? अच्छा, अब देखिए ज़रा, जैसे ये चालबाज एनआईटी था, ऐसे ही अगला चालबाज कौन था? मैंने क्या बोला? ऐसे ही एनएफआईए जो, अच्छा ये एनएफआईए ही तो था, ये एनएफआईए ही तो है।
ऐसे ही ये चारबाज इंसान NFIA है। अब जरा NFIA का समझिए। मैंने आपको बोला कि NFIA का फॉर्मूला क्या होता है। NFIA का फॉर्मूला होता है विदेशों से कारक आय और माइनस विदेशों को कारक आय, विदेशों को कारक आय, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब इसके सिनेरियो समझिए। मुझे क्या करना है, मुझे जो है इस से में से इस को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ बोलो बोलो। से और को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? से का मतलब होता है विदेशों से का मतलब होता है कि हमारे देश के लोगों ने, भारत के सामान्य निवासियों ने दूसरे देशों के अंदर जाकर कितनी कारक आय अर्जित करी है। जैसे मैंने बोला नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह, ये दूसरे देशों में गए, गाना गा के आए, वहाँ से इनकम को अर्न करके लाए, तो वो क्या है? वो विदेशों से कारक आय है। हमारे देश का सामान्य निवासी जब दूसरे देशों में जाता है और इनकम को अर्न करके लाता है, इट्स कॉल्ड विदेशों से कारक आय। और ये क्या है? विदेशों को कारक आय। जब दूसरे देशों के सामान्य निवासी हमारे देशों के अंदर आते हैं और इनकम को अर्न करके लेके जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विदेशों को कारक आय। जब दूसरे देश का बंदा, हाँ जी बोलिए। सर अगर ये दूसरे देश में जाता है तो लेकिन उस देश से घरेलू सीमा लगती है, फिर क्या कह रहे हो? सर ये विदेशों से अगर कारक आय प्राप्त होती है, आपका कोई पर्सन जाता है ना सर, हाँ हाँ, लेकिन वो जो है उस देश की घरेलू सीमा है, तो किस तब भी ये किस देश की, कारक आय होगी किस देश की घरेलू सीमा है? जिस देश का वो पर्सन है। नहीं, अगर भाई आप ये कह रहे हो, फिर थोड़ी ना होगी यार। घरेलू सीमा से बाहर जो अर्न हो रही है विदेशी सीमा, विदेशों से कारक आय का मतलब विदेशी सीमा के अंदर जाकर जो अर्न हो रही है वो विदेशों से कारक आय है। अगर आप ये, मैंने आपको घरेलू सीमा बताई थी, घरेलू सीमा क्या होती है, तो घरेलू सीमा के अंदर रहकर जो इनकम अर्न हो रही है वो तो घरेलू आय है। उसको छोड़कर देखो घरेलू सीमा होती क्या है, घरेलू सीमा होती क्या है? घरेलू सीमा का मतलब है भारत का पूरा नक्शा। ठीक है, ये पूरा जो मैप है भारत का, ये मैप नहीं है, चोरी बन गया है, ये भारत का पूरा जो नक्शा है, ये भारत की घरेलू सीमा है। ठीक है, ये पूरा नक्शा भारत की घरेलू सीमा है। और 3-4 चीज़ें अलग बताई थी मैंने आपको। क्या? सबसे पहला तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था एम्बेसी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? एयरक्राफ्ट शिप्स एंड क्या कहते हैं, फिशिंग वगैरह जो भी करते हैं, एयरक्राफ्ट शिप्स, फिशिंग, एम्बेसी, ये सब भारत की घरेलू सीमा है। छोड़कर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो विदेशी सीमा होती है। वहाँ जाकर जो इनकम को अर्न करके लाओगे वो विदेशों से कारक आय है। अगर आप ये, सर ये अगर हाँ हाँ बोलिए। ये एम्बेसी अगर मतलब इंडिया का एम्बेसी, ठीक है सर, हाँ, लेकिन ये एम्बेसी की जो संस्था है अमेरिका में, तो क्या अमेरिका तक हमारी घरेलू सीमा लगी? तो ये लो, मैंने आपको क्या बताया था? अरे भाई, भारत की जो एम्बेसी है वो तो दूसरे देशों में ही तो होगी। अब भारत की एम्बेसी भारत में थोड़ी होगी। भारत की एम्बेसी जो है, ले लो यार, तुमने मुद्दा ही खत्म कर दिया। भारत की एम्बेसी कहाँ है? दूसरे देशों में, जापान में, अमेरिका में, चीन में। एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी एक बिल्डिंग है और जिसके अंदर इंडियन एम्बेसडर है। वो क्या करने गया है दूसरे देश के अंदर? इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया है। तो एम्बेसी दूसरे देशों में ही होती है और दूसरे देशों की हमारे देश में है, भारत के अंदर। लाइक भारत के अंदर अमेरिका की है, चीन की है, जापान की है। तो अगर भारत के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है तो वो अमेरिका की घरेलू सीमा है, ना कि भारत की। अगर भारत के अंदर जापान की एम्बेसी है तो वो जापान की घरेलू सीमा है, ना कि भारत की। भारत की घरेलू सीमा कौन है? जो भारत की एम्बेसी है दूसरे देशों के अंदर, वो भारत की घरेलू सीमा है। अब यहाँ पे समझिए, तो अब ये इसकी चालबाजियाँ क्या हैं? मुझे जो है क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर पहला केस है, विदेशों से
विदेशों से कारक आए, ये भी दे रखा है, और विदेशों को कारक आए, ये भी दे रखा है। दोनों गिवन है, मुझे NFIA चाहिए, तो तब तो दोनों गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करूँगा, 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300, ये आ जाएगा। जहाँ पे भी NFIA की ज़रूरत है वहाँ पे पुट कर दूँगा जब दोनों गिवन है। दूसरा केस क्या है, अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर केवल विदेशों से कारक आए, केवल यही गिवन है, को वाला मेरे को गिवन नहीं है, ठीक है, यही गिवन है, को वाला गिवन नहीं है, और मुझे NFIA निकालना है। पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा है या नहीं, लेकिन नहीं है, मैंने चेक कर लिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, अब नहीं है तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, से और माइनस को नहीं है तो मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो 500 में से 0 गए तो कितना आ जाएगा, 500 में से 0 गए तो आ जाएगा आपका 500। इसी तरीके से एक इसका उल्टा है, अगर को वाला गिवन हो, से वाला गिवन ना हो, फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर जो है मान लो विदेशों को कारक आए, ये मेरे को गिवन है 200, और मुझे NFIA चाहिए, से वाला गिवन नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, अब जो है से तो गिवन नहीं है, पहले चेक कर लेंगे पूरा अच्छे से, तो से वाला नहीं है तो 0 माइनस को वाला कितना है 200, तो 0 में से 200 गए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 200, ठीक है। अच्छा जी, अब समझिए ज़रा, अब हम बात करते हैं केस 4 की। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब क्या है, अब आपको वो क्या करेगा, केस 4 और केस 5 बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, वो आपको देगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय 500, और वो आपको क्या देगा, और वो आपको देगा विदेशों को कारक आय कितनी, 300 मान लीजिए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए NFIA। अब मैं क्या करूँगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये देखिए ये क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। हाँ, क्या इल्मा आप बोले हो, क्या बोला आपने, सर 500 है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। हाँ तो सर शुद्ध तो वही होती है ना जब हम माइनस कर देते हैं। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, अब आए तुम्हारे नेटवर्क, तो वही दिमाग लगाना है कि ये क्या है, ये NFIA ही तो है, NFIA का ही तो पूरा नाम है, अभी मैंने ऊपर लिखवाया था, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं करना 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200, ये मुझे नहीं करना, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको को वाला। यहाँ पे आपको सीधा क्या उठाना है, यहाँ पे आपको सीधा 500 उठा लेना है, यही तो NFIA है, तो यही तो पुट करना है मेरे को, और क्या करना है। ये तो को वाला ज़बरदस्ती दे रखा है, ये दे तो रखा है, ये शुद्ध है तो सही, यहाँ पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये केस आपको ध्यान रखना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक और केस, ये वाला समझिए ज़रा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये दोनों केस। अब की बार क्या है, अब की बार आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है विदेशों से कारक आय, ये दे रखा है 500, और अब क्या दे रखा है उसने, अब दे रखा है उसने विदेशों को शुद्ध या निवल कारक आय। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर शुद्ध वाला जो वर्ड है वो से के साथ भी हो सकता है, वो को के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये शुद्ध वाला वर्ड, ठीक है। ऊपर वाले में से के साथ था, यहाँ ये को के साथ है, यहाँ पे भी शुद्ध या निवल हो सकता है बेटा, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब भाई मुझे NFIA चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं 500 में से 300 को माइनस कर दूँ और 200 लिख दूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। क्यों, एक बात को गांठ बांध लीजिए इसके अंदर कि जिस वर्ड के साथ शुद्ध लिखा हुआ है, जिस वर्ड के साथ निवल है, वही लेना है मेरे को। तो मेरे को क्या लेना है, मैं डायरेक्ट को वाला ही लूँगा। आपको क्या पुट करना है,
आपको जो है विदेशों को शुद्ध या निवल कारक आए, मैं इसी को ही पुट करूँगा, मैं डिफरेंस नहीं निकालूंगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और आपको ये ध्यान रखना है जो से वाला होता है, से वो होता है प्लस। जो से वाला होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है विदेशों से कारक आए, विदेशों को कारक आए, तो को क्या होता है? को होता है माइनस, और से वाला क्या होता है? से वाला होता है प्लस। तो जो से वाला होता है वो होता है प्लस, और जो को वाला होता है वो होता है माइनस। ठीक है, ये बेटा ध्यान रखनी है बात। अगर ये वाला केस हुआ, केस 5, तो मेरे को वाला लेना है। ठीक है, कितना? 300 लेना है मेरे को। अगर मान लो मेरे को कहीं फॉर्मूले में देखो, मेरे को अगर मेरे को अगर एनपी निकालना है, मेरे को डीपी चाहिए, तो एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआई, ये हो जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू 500 है, और अब मेरे को एनएफआई प्लस करना है, क्योंकि एनपी का फॉर्मूला डीपी प्लस एनएफआई होता है। लेकिन यहाँ मेरे को वाला दे रखा है, तो को वाला तो माइनस होता है, तो मैं अब यहाँ प्लस नहीं करूँगा, अब यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस का 300, तो ये कितना जाएगा? 200। आपको बस ये बात ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, से वाला प्लस होता है और को वाला माइनस होता है। और जब चाहे से के साथ शुद्ध दे रखा हो, को के साथ शुद्ध दे रखा हो, डिफरेंस नहीं निकालते, उसी को ही पुटअप करते हैं जिस वर्ड के साथ शुद्ध या निवल लिखा होता है। ये बात को गोल कर पी जाइए बस। ये इसकी चालबाजियाँ हैं एनएफआईए की। ठीक है जी, इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर इतनी बकवास आपको समझ में आ गई है, अब आप तैयार हो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि एक एक करके सीखने वाले हैं।